हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है हम आपको पहले ही बता चुके थे कि आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो किसकी होगी, टीकाकरण की क्लास होगी। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन से पता चल रहा होगा। अच्छा, टीकाकरण क्या होता है? अगर छोटी सी बस बात करेंगे इसकी, तो आज के समय में संक्रामक रोगों से बचाने के लिए, ठीक है, किससे? संक्रामक रोगों से बचाने के लिए। और संक्रामक रोगों से कब बचेंगे? जब उनकी रोग प्रतिरोधकता जो है अच्छी होगी। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता जब कैसी होगी? अच्छी होगी। ठीक है ना, तो इसी को तभी संक्रामक रोगों से हम बच पाएंगे। तो संक्रामक रोगों से बचाने के लिए जो आजकल के चिकित्सक हैं, या हम कहेंगे आधुनिक समय के जो चिकित्सा शास्त्री लोग हैं, उन्होंने क्या किया? कुछ दवाओं की खोज की। क्या किया? दवाओं की खोज की। किसकी? दवाओं की। अब वो टीकों के मतलब इंजेक्शन के माध्यम से भी, और कुछ ओरली दी जाती है, जैसे पोलियो का टीका है, मुंह के माध्यम से दी जाती, पिलाई जाती है। ठीक है ना, तो जो ये प्रोसेस है पूरा, इसी को हम टीकाकरण कहते हैं। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा लगे भाई, और अच्छा लगने के लिए कोई संगीत नहीं है भाई, पढ़ाई है। तो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो टीकाकरण है मैं पूरा इस पर समेटने की कोशिश करूँगी। सब कुछ, कोई भी टीका है उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आप जानते PYQ आप चेक करो, बहुत सारे प्रश्न, यूथ के भी प्रश्न हैं इसमें कुछ, और कुछ जो है वो SCRT के हैं, और कुछ आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक है उसके प्रश्न है। ठीक है, तो सबका मिक्सचर है इसमें, इसलिए ये मिक्सचर लाई हूँ कि जिससे आपका सारा, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम फालतू बहुत ज़्यादा 10 जगह एक चीज़ को पढ़ें। ठीक है, कि SCRT में अलग पढ़ूँ, NCERT में वही चीज़ पढ़ूँ, फिर यूथ में वही चीज़ पढ़ूँ। हर जगह वही चीज़ पढ़ने से बेहतर है एक बार में किस्सा ख़त्म करूँ। ठीक है, तो अब मैं सबको इकट्ठा कर रही हूँ, सारी चीज़ें मेरे पास 3-3 4-4 किताबें एक साथ रख रही हूँ लाइन से लगा के एक ही टॉपिक की। ठीक है, फिर कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो मैंने पोलियो को पढ़ा, तो फिर मैंने यूथ में देखा क्या दिया है प्रैक्टिस में, मतलब उसके एक्सप्लेनेशन में। फिर मैंने देखा SCRT में उसके विषय में क्या लिखा है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है दूध। फिर मैंने देखा चाइल्ड डेवलपमेंट में जो टीकाकरण का टॉपिक है उसमें क्या दिया, उसी सब मतलब तो पोलियो के विषय में। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने तीनों के को जोड़ा। बहुत टाइम लगा, क्योंकि 3 बुक को एक साथ पढ़ना बहुत टाइम लगा, लेकिन अब वो मेहनत हमारी सफल होगी तब जब आप हमें सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो थोड़ी बातें हमने ज़रूर ज़्यादा की हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को आपको समेट के ला रही हूँ। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। टीकाकरण बच्चों के लिए आवश्यक है। ये है विषाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए, भी है संक्रमणीय रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए। एक सेकेंड, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के लिए डी है उपयुक्त सभी। तो भाई टीकाकरण हम क्यों करते हैं? जो भी विषाणु से होने वाले या वायरस से होने वाले संक्रमण है, उससे सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, दूसरा जो संक्रमणीय रोगों की जो घटनाएं होती हैं उनको कम करने के लिए। ठीक है, और जो प्रतिरक्षा प्रणाली अगर ये बूस्ट हो गई, ये मतलब बढ़ गई, तो भाई किसी को संक्रमण होगा ही नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्टली सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से ईश्वरीय देन है? ए है मानव जीवन, बी है स्वास्थ्य, सी है टीकाकरण, डी है उपयुक्त सभी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कुछ बेसिक सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। जो ईश्वरीय देन अगर आपसे पूछा जाए तो एक मानव जीवन है, ये मत समझना ये सब मानव जीवन है। ठीक है ना, स्वास्थ्य आपको बनाए रखना। भाई आपको जन्म ईश्वर दे सकता है, और लेकिन स्वास्थ्य आप अपना सही रख सकते हो। ठीक है, कैसे रख सकते हो? टीकाकरण के माध्यम से रख सकते हो, साफ सफाई के माध्यम से रह सकते हो, अच्छे न्यूट्रिशन के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। ठीक है ना, तो ईश्वर नहीं आपको स्वस्थ रखने आएगा। आप अगर सही से रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, नहीं रहोगे तो आप अस्वस्थ रहोगे। तो मानव जीवन जो है ईश्वरीय देन है, उसके बाद सब हमारे हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन 3, बालक को विश्व के ध्यान का केंद्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 1940 में। ठीक है, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1940 में, सी ऑप्शन है 1969 में, और डी ऑप्शन है यहाँ पर 1979 में। देखो, जो शिशु है ना,
ये शिशु हमारे लिए सही बताएं ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। मैं तो ये मानती हूँ सच में, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाओगे जहाँ पर ये बच्चे से संबंधित हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, तो वहाँ देखोगे आप, अगर गौर करोगे तो कुछ लोग आपको सच में रोते दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि भाई लंबे समय से लोग प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एक बच्चे की प्राप्ति, मतलब कह सकते हैं बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो शिशु है ना, ईश्वर ने जो हमें दिया है एक अमूल्य कृति मानते हैं लोग इसको। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि ये शिशु हमेशा हष्ट-पुष्ट रहे, क्योंकि इसको दुनिया में हम लाएं। ठीक है, खुश रहे, स्वस्थ रहे, हर तरीके से उसका जो ऐसा डेवलपमेंट हो जो वो आगे आने वाले समय में एक कैसा समाज का सुयोग्य नागरिक, सुयोग्य का मतलब हो गया हर तरीके से योग्य व्यक्ति आने वाले समय में समाज के लिए बन सके। तब इसके लिए इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि अब जब शिशु बचेगा ही नहीं, ठीक है, संक्रमण से मर जाएगा या किसी वजह से कुछ हो जाएगा उसको, तो कौन नागरिक बनेगा अच्छा। तो इस वजह से शिशु के ओर या बालक को विश्व के ध्यान का केंद्र बनाने के लिए, भाई जब कोई दिवस बनता है तो हम उस विषय पर सोचते हैं कि अच्छा आज ये दिवस है, तो उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसके महत्व को भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और बच्चे के विषय में उनका दिमाग जो है आगे मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए एक दिवस की घोषणा की गई। जैसे हम बर्थडे वगैरह मनाते हैं, डेज मनाते हैं कुछ, तो वो था 1979, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बालक को विश्व के ध्यान का केंद्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 1979 में। अभी आपको टीकाकरण के सारे प्रश्न मिलेंगे, ये सब टीकाकरण में ही दिए हुए हैं, बच्चों से संबंधित चीज़ें हैं, हो सकता है पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर रुको, बस अब आ ही चुके हैं टीकाकरण पे। शरीर में क्वेश्चन नंबर 4 है, वह शक्ति जो संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। ए ऑप्शन है प्रतिरक्षा प्रणाली, बी है एंटीजन प्रणाली, सी है वैक्सीन प्रणाली, या डी है उपर्युक्त सभी। तो शरीर की वह शक्ति आपसे पूछी जा रही है जो जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती है, तो ये हमारी होती है प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो हमारे शरीर में कोई भी संक्रामक रोग से संबंधित जीवाणु प्रवेश भी करेगा तो वो अपना जो होता है ना, अपना जलवा कह सकती हूँ नहीं बिखेर पाएगा। क्यों नहीं बिखेर पाएगा? क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी बेस्ट है, इतनी अच्छी है कि इनको किल कर देगी, वो मार देगी। ठीक है, आपके शरीर में लाइसोसोम वगैरह अच्छी मात्रा में बने हुए हैं, जो बाहर से आए फालतू के जो जीवाणु हैं जो हमारे शरीर को इन्फेक्ट करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उनको ये मार देते हैं। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली कितने प्रकार की पाई जाती है? ए है 2 प्रकार की, बी है 3 प्रकार की, सी है 4 प्रकार की, डी है 5 प्रकार की। तो प्रतिरक्षा प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो आपके लिए ऊपर ने गॉड गिफ्टेड है, मतलब भगवान की दी हुई है, जिसको हम प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रणाली कहते हैं। ओके, प्राकृतिक तौर पर आप अगर अच्छे से रोगों से लड़ने की अगर क्षमता रखते हो तो उसे आप प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली कहेंगे। और यहीं पर क्या होता है, जैसे अब बहुत सी बीमारियां ऐसी आ गई हैं जो क्या होता है, कुछ जैसे जन्म से ही डर रहता है, जिससे BCG का टीका हम लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? टीबी से बचाने के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि अगर वो हमें पता है कि लग सकती हैं बाहरी तौर पर, यह समस्या है विश्व में फैली है या देश में फैली हुई है, तो उससे बचाव हो सके तो हम उससे पहले ही उसमें क्या होता है, कृत्रिम क्षमता विकसित कर देते हैं। मतलब बच्चे को शिशु के एज में ही क्या करते हैं, टीके वगैरह लगा देते हैं कि अगर उसके अंदर प्राकृतिक क्षमता ना भी हो तो हम कृत्रिम रूप से दे देते हैं, जिससे वो इसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता बॉडी पे, और क्या होता है, जो नए रोग होने का जो हमारा डर होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम 2 तरीके की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। कृत्रिम जिसमें टीकाकरण के माध्यम से जो है लोगों के अंदर क्षमता विकसित की जाती है, वो कृत्रिम होती है। प्राकृतिक जो नेचुरल जो हमारे शरीर में लाइसोसोम वगैरह पाए जाते हैं उनके माध्यम से होती है, वो कृत्रिम होती है, वो प्राकृतिक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। प्रतिरक्षण के बाद दिया जाने वाला वैक्सीन इंजेक्शन शरीर में निर्माण करता है। ए है एंटीबॉडी का, बी है एंटीजन का, सी है BCG का, डी है उपर्युक्त सभी का। जो आपकी वैक्सीन्स होती है ना, सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जैसे कि जो वैक्सीन्स होते हैं उसमें पता है क्या होता है,
होता वही है। जैसे मान लो अभी कोरोना वायरस हुआ, तो जो कोरोना वायरस की वैक्सीन थी, तो वो उसमें क्या थे, कोरोना वायरस के वायरस ही थे उसमें, लेकिन वो कैसे थे, या तो वो थोड़े कमज़ोर थे, कमज़ोर अवस्था में थे, वो कर दिया जाता है उन्हें कमज़ोर कि वो हमारे शरीर में जाए, मतलब उसका टीका लगाया गया जब कोरोना वायरस का, तो वो जो हमारे शरीर में गए होंगे तो वो कमज़ोर होंगे, हमारे शरीर के हिसाब से वो कमज़ोर होंगे, हमारी क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी। और ये जो कोरोना वायरस हमारे शरीर में इंजेक्शन से दिए गए, वो कैसे होंगे, वो या कमज़ोर होंगे, ठीक है, कमज़ोर होंगे या मरे हुए होंगे। दो कंडीशन होती हैं, या तो कमज़ोर कर दो, उन्हीं वायरस या बैक्टीरिया को, या फिर उनको क्या करो, मतलब मार के बॉडी में इंजेक्ट कर दो। अब जब वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो क्योंकि वो पहले से कमज़ोर होते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, तो वहाँ पर ही वो डेवलप होते हैं आगे शरीर में। जब हमारे शरीर में डेवलप होते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, वो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग डेवलप होने लगते हैं। और हमारे शरीर में जब हमारे शरीर के अकॉर्डिंग वो हमारे शरीर से ही सब कुछ ले रहे हैं, तो वो उनको हमारे शरीर की आदत हो जाती है, और वो शरीर में हमारे ताकतवर हो जाते हैं जाके, जिससे अब वही चीज़ अगर बाहर से दोबारा कोई आएगी अपने आप, जैसे कि कोरोना वायरस के माध्यम से जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो पहले से ही हमारे अंदर कोरोना वायरस के वो पाई जाएंगी वायरस, ठीक है, तो वो क्या है, जो बाहरी से तौर पर आएंगे उनको मार देगा, या वो आ भी जाएंगे तो उतना एक्टिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में पहले से कोरोना वायरस है, वो या तो उन्हें ख़त्म कर देगा, या पहले से जो ताकतवर वायरस है उसे जो बाहर से आया हुआ वायरस है उसे कमज़ोर कर देगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो भी ये टीके लगाए जाते हैं उसमें सेम बीमारी की ही जो होते हैं वायरस वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे अगर पोलियो है, तो पोलियो जिस वायरस से होता है वही वायरस उस वैक्सीन में भी होगा जो आपको दी जा रही है वो, लेकिन कैसी होगी, या तो वो वायरस मरे हुए होंगे, या फिर वो कैसे होंगे, कमज़ोर होंगे, आपके शरीर में जाएंगे, वो कमज़ोर हैं तो वो आपके शरीर में ही क्या होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, मजबूत होंगे जाके शरीर में। लेकिन जब वो आपके शरीर के अंदर मजबूत हो रहे हैं, तो वो आपके शरीर की क्षमता के अकॉर्डिंग ही मतलब मजबूत होंगे, जिससे आप पे फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। समझ रहे हो आप बात को? आई थिंक इतने बड़े सभी लोगों की हम क्या कह रहे थे आप समझ गए होंगे। तो प्रतिरक्षण के बाद दिया जाने वाला जो वैक्सीन का इंजेक्शन होता है हमारे शरीर में, ठीक है, वो किसका निर्माण करता है, वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि हम एंटीजन के रूप में इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, एंटीजन के रूप में इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये एंटीजन शरीर में जाता है तो ये एंटीबॉडीज़ को विकसित करता है, एंटीबॉडीज जब विकसित हो जाते हैं तो यही रोगों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और BCG एक टीका है, आप जानते हैं, इस पर अभी सब पे बात करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, प्रतिरक्षी टीकाकरण कराने के लाभ क्या है? ए है संक्रामक रोगों से बचाव व रोग की तीव्रता कम करना, बी है दवा आदि पर होने वाले व्यय को बचाया जाना, सी है शरीर को रोग हानिकारक प्रभाव से बचाना, मतलब शरीर को रोग आदि के हानिकारक प्रभाव से यहाँ पर बचाना टीकाकरण का काम है, या डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। टीकाकरण हम क्यों कराते हैं भाई? हम टीकाकरण इसलिए कराते हैं कि जो संक्रामक रोग हैं हम उनसे बच सकें, ठीक है, या हमें वो रोग हो भी जाए तो उसकी तीव्रता कम हो जाए, वो हमें नुकसान ना दे, ठीक है। दवा आदि होने पर व्यय को बचाया जा सके, मतलब दवा जो लेते हैं बीमारी में उसके व्यय को रोग मतलब कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके, ठीक है। और हानिकारक शरीर में जो हानिकारक प्रभाव होते हैं जिससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो उसको कम करना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर 8, प्रतिरक्षीकरण प्रक्रिया के मुख्य भाग या सोपान है। ए है प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण, बी है गौण प्रतिरक्षीकरण, सी है ए व बी, या डी है केवल ए। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण के मुख्य पग क्या है, ठीक है, पग, तो भी आप इन्हीं को आंसर करोगे। अगर आपसे पूछा जाए सोपान क्या है, तो भी आप इन्हीं को आंसर करोगे। प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण एक होता है, दूसरा गौण प्रतिरक्षीकरण होता है, ठीक है। प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है, सीधे आपकी जो रोग प्रतिकारिता होती है उसको उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है। इंजेक्शन के माध्यम से क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित किया जाता है, किसमें, प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण में, ठीक है ना। लेकिन एक समय में क्या होता है, इनका इफेक्ट जो होता है कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे ये कम होने लगता है। जैसे हैजा का टीका है, हर साल लगाया जाता है, हर साल लगाना चाहिए गर्मी के मौसम में, क्यों? क्योंकि 1 साल तक ही इसकी शरीर में क्षमता रहती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, तो इनकी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो सकती है। तो इसके लिए हम जो दूसरा गौण प्रतिरक्षीकरण है, इसमें हम क्या करते हैं, बूस्टर डोज लेते हैं। तो बूस्टर डोज का फ़ायदा आप जानते हो क्या होता है, बूस्टर जो डोज जो होता है
वो फिर हमारे शरीर में अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर देता है, ठीक है ना। जो प्राथमिक में कमी थी उसको पूरा कर देता है, कौन सा, गौण वाला बूस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्राथमिक वाला क्या होता है, एक समय बाद खत्म हो जाती है इसकी शरीर में उपयोगिता, तो इसके लिए हम एक बूस्टर डोज लेते हैं। बूस्टर डोज से क्या होता है, हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सी ऑप्शन सही होगा, ए बा बी दोनों सही है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है 9, इसे बूस्टर डोज भी कहा जाता है। अभी हमने बताया प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण को, गौण प्रतिरक्षीकरण को, मुख्य प्रतिरक्षीकरण को, डी है उपयुक्त सभी को। तो हम किसको कहते हैं, बूस्टर डोज, ठीक है। हम बूस्टर डोज कहते हैं गौण प्रतिरक्षीकरण को, ठीक है। गौण प्रतिरक्षीकरण या जो प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण जो टीका होता है उसकी अवधि के समाप्त होने के बाद लगाया जाता है, ठीक है। जो आपका जो प्राथमिक वाला हमने बताया 2 तरीके के टीके दिए जाते हैं, तो जो प्राथमिक वाला होता है जब इसका असर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तब लगाया जाता है ये गौण वाला, ध्यान रखिएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, बूस्टर डोज कहते हैं, ओके। और इसमें क्या होता है, जब हम बूस्टर डोज ले लेते हैं ये वाला, तो हमें रोग होने की संभावना क्या होती है, खत्म हो जाती है, रोग को होने की संभावना खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को कब अपनाया गया, ए है 1975 में, बी है 1985 में, सी है 1986 में, डी है 1995 में। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को कब अपनाया गया। तो अपनाया गया अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे ए ऑप्शन, 1975 का ये समय था जब राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को अपनाया गया था, ठीक है। अब बात आती है सार्वभौमिक टीकाकरण फिर क्या है, ठीक है। अगर राष्ट्रीयकरण ये है तो सार्वभौमिक टीकाकरण कौन सा है, सार्वभौमिक जिसे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कहते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण की अगर हम बात करते हैं, देखो आज मैं क्लास बहुत सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा आवाज़ भारी है। सुबह के टाइम जो होता है मेरी, एक तो पूरे दिन की थकान के बाद आप रात में सोते हो, तो जब सुबह उठते भी हो ना तो शरीर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो थोड़ा आवाज़ मैं बहुत मतलब कोशिश से बोल रही हूँ, सुबह सुबह मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता, ठीक है। तो 1975 का समय था जब राष्ट्रीय टीकाकरण आया। जो सार्वभौमिक टीकाकरण आया वो आया आपका 1985 में, ठीक है। सार्वभौमिक टीकाकरण कब आया, 1985 में, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए सार्वभौमिक टीकाकरण कब आया तो ये आया कब, 1985 में। जो आपका ये राष्ट्रीय टीकाकरण नीति थी इसी को चेंज कर दिया गया कब, 1985 में, और इसको नाम दे दिया गया सार्वभौमिक टीकाकरण। और जो सार्वभौमिक टीकाकरण था उसका मतलब ही यही था कि सबका, ठीक है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली बात हो गई कि सभी का टीकाकरण। आप जानते हो अभी एक इंद्रधनुषीय टीकाकरण चल रहा है अभियान, ठीक है, जिसमें 60 टीके हैं। इंद्रधनुष टीकाकरण में पूछा जाए कितने टीके हैं तो 7 टीके हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। अब एक आया है अभी इंद्रधनुषीय 3.0 आई थिंक यही है, ठीक है। इसमें उन लोगों को टारगेट किया गया है जो लोग कोविड में टीका नहीं लगवा पाए, ठीक है। कोविड में किसी वजह से टीकाकरण उनका नहीं हो पाया, ठीक है ना, क्योंकि बाहरी लोग गाँव में जा नहीं रहे थे और रोग था, और लोग बाहर मतलब कोई भी लोग इधर उधर नहीं जा रहे थे, तो बहुत सारी टीका वगैरह भी रह गए, लोगों के नहीं लग पाए, तो उसको हम उसके लिए नाम दिया गया 3.0 इंद्रधनुष टीकाकरण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती, करंट के भी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, चेचक के टीके की खोज की। अब आप आ जाइए मुद्दे पर, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास जॉन सॉल्क, एडवर्ड जेनर, चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरन, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं चेचक के टीके की खोज की, तो ये की थी किसने, एडवर्ड जेनर ने। अब हम चेचक के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं और यहीं पर ख़त्म करते हैं। सबसे बड़ी बात तो अगर बात करें चेचक का जो टीका है, चेचक का जो रोग है, इस पर नियंत्रण पा लिया गया है, तो अब इसके विषय में ज़्यादा कोई विशेष काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि चेचक का टीका जो है तो चेचक कौन से रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है, तो चेचक और आपका पोलियो, ठीक है, 2 रोगों पर नियंत्रण पा लिया गया है। 2 संक्रामक रोग हमारे भारत देश में लगभग नहीं है, अब ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो चेचक पर नियंत्रण पा लिया गया। खोज टीके की किसने की, एडवर्ड जेनर ने की। जो चेचक का आपका टीका होता है किससे होता है, अगर ये पूछा जाए तो चेचक का टीका आपका होता है वेरिसोला वायरस से, ठीक है। किससे होता है, वेरिसोला वायरस से ये टीका होता है, वेरिसोला वायरस, ठीक है। वेरिसोला वायरस से क्या होता है, आपका चेचक का टीका होता है, वायरस,
ठीक है। इसको चिकन पॉक्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? चिकन पॉक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसको बेरीसोला नहीं, बेरीओला कर लीजिएगा, बेरीओला वायरस कहते हैं इसको, ठीक है। बेरीओला वायरस से ये फैलता है हवा के संपर्क से। संपर्क क्या रहेगा? हवा के माध्यम से, जिसे हम वायु कहते हैं। वायु के संपर्क में आने से क्या होता है, ये रोग एक दूसरे से दूसरे पे संचरित होता। मान लो मुझे है, आप मेरे संपर्क में आए तो आप में पहुँच गया, ठीक है, या फिर आपके पास मेरे द्वारा जो रिलीज़ की गई वायु है वो पहुँच गई, तो भी ये संक्रमण जो है आपका फैल जाएगा। तो चेचक का टीका अगर किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने खोजा, ठीक है। कब दिया जाता है? जन्म के 14 दिन पश्चात। जन्म के 14 दिन पश्चात ये दिया जाता है, ये भी नोट कर लेना क्योंकि ये समय पूछ लिया जाता है। 14 दिन बाद ये टीका दिया जाता है, लेकिन अब इस टीका को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि अब इस पर नियंत्रण पा लिया गया है। अगर पूछा जाए लड़कियों के लिए ये टीका खासतौर से कहाँ पर लगाया जाता है, तो ये कूल्हे पर लगाया जाता है या पैर पर लगाया जाता है, ऊपरी हिस्से में। क्योंकि इस पर क्या होता है, निशान पड़ जाता है। और लड़कियों के लिए खास तौर से सारे मतलब लड़की की खूबसूरती जरा सी अगर डैमेज हो जाए, लड़का चाहे कैसा भी हो, लेकिन लड़की की खूबसूरती अगर जरा सी ख़राब हो जाए तो भाई उसकी शादी में, विवाह में बहुत दिक्कत आती है। तो ये लड़कों के तो कहीं भी लगाया जा सकता है, हाथ में या पैर में, लेकिन लड़की के लिए खास तौर पर कमर पे या फिर पैर के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है, जो आपके कमर के आसपास का हिस्सा होता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस ऐसा प्रश्न बने तो लड़कियों के लिए स्पेशली ये टीका कहाँ लगाया जाता है? कमर के हिस्से पर लगाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ इनके विषय में बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखनी चाहिए आपको, इन्हें क्या इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का पिता, ये प्रश्न भी बन जाते हैं। इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर के लिए कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। जो जॉन साल्क है, जॉन साल्क ने किसकी खोज की? आप सभी जानते हो। जॉन साल्क ने किसकी? पोलियो के टीके की खोज की, ठीक है। पोलियो जो वैक्सीन थी उसकी खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। काउ पॉक्स वायरस का अन्य नाम क्या है? ए है जेनेरिया वायरस, बी है वैक्सीनिया वायरस, सी है सीपी वायरस, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो काउ पॉक्स का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये आंसर होगा बी ऑप्शन, वैक्सीनिया वायरस। वैक्सीनिया वायरस। अच्छा, काउ पॉक्स क्या है? अभी हम बात कर रहे थे चेचक के टीके की, जिसको खोजा था एडवर्ड जेनर ने। तो इन्होंने बताया जो चेचक का टीका होता है, अगर आप इसको जैसे हम लोग जब टीके को लेते हैं तो कहीं ना कहीं से उसके वायरस को इकट्ठा ही करते हैं ना। तो जो काउ पॉक्स होता है, काउ पॉक्स, ठीक है, आप जानते हैं गायों में पाया जाता है। काउ पॉक्स जो होता है मतलब इन्होंने बताया जो काउ पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स, जो आपका कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक है, उस पर नियंत्रण कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इस टीके को काउ पॉक्स से बनाया, मतलब काउ का कोई होता होगा वायरस, काउ के अंदर पाया जाता होगा, उससे बनाया, ठीक है ना। तो जब इन्होंने ये बनाया तो इस टीके को वैक्सीनिया वायरस नाम दिया। तो चेचक के टीके का अगर नाम पूछा जाए तो आप इसको कहोगे वैक्सीनिया वायरस, ठीक है। किससे बनता है? काउ पॉक्स से बनता है ये, ठीक है। काउ पॉक्स से बनता है। किस पर नियंत्रण करता है? स्मॉल पॉक्स, जिसे हम कहते हैं चेचक, इस पर ये नियंत्रण करता है। भारत अगर पूछा जाए मुक्त कब हुआ, तो ये 1977 में मुक्त हुआ, ठीक है। चेचक से मुक्त कब हुआ अगर पूछा जाए, ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न जरूर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि अब जो रोग खत्म हो गया तो उसके विषय में ज़्यादा नहीं पूछेंगे, पर ये पूछ सकते हैं कि ये मुक्त कब हुआ या अंतिम रोगी कब मिला। तो अंतिम रोगी मिला था 1975 में, ठीक है। 1975 में जब अंतिम रोगी मिला तो 2 साल बाद इसको WHO ने या फिर संस्थाएं जो होती हैं ये काम करती हैं, उन्होंने इसे चेचक मुक्त भारत को मतलब घोषित कर दिया, ठीक है ना। 1975 में लास्ट रोगी मिला था, 1975 में लास्ट रोगी मिला था, तभी 1977 में क्या हुआ, भारत चेचक मुक्त देश कहलाया गया। और अप्रैल का ये महीना था, अप्रैल का महीना था, ठीक है। 1977 की ये बात थी, ठीक है। अच्छा, ये जो टीका होता है अगर पूछा जाए, जब भी ये टीका लगाया जाए तो बच्चा क्या है, किसी भी समस्या से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जैसे कि बुखार आना, उसको कमज़ोर होना, त्वचा रोग होना, कोई और संक्रमण होना, तो ये सारी समस्या नहीं होना चाहिए, तभी ये टीका जो है लगाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें
और हर 3 साल पे ये टीका रिपीट भी होता था। ठीक है, चेचक का प्रथम टीका लगाया जाता है, ए ऑप्शन है 0 से 6 माह पर, बी है 5 वर्ष पर, सी है 0 से 3 माह में, और डी है उपर्युक्त में से सभी। जो पहला टीका लगता है वो सी ऑप्शन से होगा, 0 से 3 माह में लगता है, 0 से 3 माह में लगता है। अब ये जो तीसरे महीने तक जो टीका लग गया, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर 3 महीने के अंदर ये टीका लग जाना चाहिए। जैसे BCG का टीका लगाते हैं ना 24 घंटे में के अंदर, ऐसे इसको 3 महीने के अंदर लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो जो ये टीका लगाया गया ये 5 वर्ष तक रहता है, मतलब 3 महीने तक जो टीका लग गया बच्चे का, उसका असर 5 वर्ष तक रहता है। अब 5 वर्ष तक जब टीके का असर रह रहा है, ठीक है, तो अब क्या है, दोबारा टीकाकरण करना पड़ेगा। तो पहले टीके का असर तो 5 वर्ष तक रहेगा, फिर जब आपका दूसरा टीका लगेगा, ठीक है, तो वो 3 साल के अंतर पर लगाना चाहिए। मतलब कह सकते हैं पहले टीके का असर 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन बाद में जो 5वें वर्ष में टीका लगता है उसका असर बस 3 वर्ष तक रहता है। तो फिर 3 वर्ष के बाद ये टीका हमेशा रिपीट करते रहना चाहिए, चेचक का टीका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, BCG का टीका लगाने के लिए कौन सा टेस्ट आवश्यक है? ए है कॉलमेट यूरिन टेस्ट, बी है ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, सी है ट्यूबरक्यूलिन निगेटिव टेस्ट, डी है निम्न में से सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टीके के विषय में, BCG के टीके के विषय में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस टीके की खोज किसने की? कॉलमेट यूरिन ने की। कॉलमेट यूरिन ने इस टीके की खोज की। ठीक है, ये जो होता है प्रथम माह, अगर आपसे पूछा प्रश्न बने तो या तो प्रथम माह में लगाया जाता है, ऐसा प्रश्न बनेगा कि BCG का टीका कब लगाया जाता है, तो आप आंसर करोगे प्रथम माह, या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। कई बार आपको ऐसे भी मिलेगा 24 घंटे के बाद। ठीक है, बाद, तो घंटे के अंदर पूछा जाए, 24 के घंटे के बाद, मतलब 24 घंटे के बाद पूछा जाए, या जन्म के तुरंत बाद, ऐसा भी लिखा मिलेगा जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आप कहोगे क्या, ये सारे नाम हो जाएंगे BCG के, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी BCG के लिए। ठीक है, क्या करता है भाई, संक्रमण से क्षमता प्रदान करता है। तपेदिक विरोधी टीका हो जाएगा। तपेदिक मतलब TB से रोकथाम के लिए ये टीका है, तो तपेदिक विरोधी टीका हो जाता है BCG का। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके विषय में पूछी जाती हैं। तो कॉलमेट यूरिन ने तो खोज की, लेकिन जब BCG का टीका लगाया जाता है तो उसमें पहले एक टेस्ट किया जाता है, उसको कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। तो ये प्रश्न बन सकते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, जो मेरी प्रश्न है वो एग्जाम के पेपर से थोड़ा सा लेवल हटके है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम में जितने प्रश्न आए, आप लोग इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो क्वेश्चन के आंसर हर किसी को रट गए हैं। हर चैनल पर आपको सेम प्रैक्टिस मिल रही है, तो वो तो आपको रट चुके हैं। अब BCG के नाम से आपको 2 प्रश्न तो तुरंत ही क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है, दूसरा खोज किसने की? कॉलमेट यूरिन ने की। ठीक है, कॉलमेट यूरिन ने टेस्ट खोज की इसकी। तो ये चीज़ तो सबको रटी हुई है। ओके, अब आती है कि अगर थोड़ा सा हट के पूछ लिया, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आए हैं, तो भाई उम्मीद है कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पेपर तो करेंगे, कि क्यों? क्योंकि भीड़ है ज़्यादा, है ना, और वही इजी क्वेश्चन दे देंगे तो सब पास कर लेंगे। आयोग के पास भी समस्या हो जाएगी कि मतलब एक सीट पे कई दावेदार पेपर क्लियर कर जाएंगे, तो भाई आयोग को भी डर हो जाता है कि वो नौकरी किसे दे, है ना, क्योंकि समझ सकते हो ये चीज़ें। तो इस वजह से पेपर का लेवल थोड़ा सुना जा रहा है, और ये पहले ही आयोग ने भी क्लियर कर दिया था कि पेपर का लेवल जो होगा इस बार डिफ़िकल्ट होगा। जब फॉर्म आए थे ना, तभी ये बात आ गई थी कि अब की पेपर का लेवल हर सब्जेक्ट में हाई रखा जाएगा। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते चलो। तो ट्यूबरक्यूलोसिस, जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन निगेटिव है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति ट्यूबरक्यूलिन निगेटिव है तो उन्हीं को ये टीका लगाया जाता है। ओके, अगर ट्यूबरक्यूलिन पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो उसको ये टीका नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या टेस्ट किया जाता है इस टीका को लगाने से पहले, तो बी ऑप्शन सही होगा, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किया जाता है। व्यक्ति में अगर ये चीज़ नेगेटिव आती है तो उसको टीकाकरण किया जाता है, और पॉजिटिव आती है तो उस व्यक्ति को ये टीका नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप इस बात को? अब ये जो टीका लगता है तो 6 सप्ताह से, कहते हैं जन्म के तुरंत बाद तो लगता ही है, 6 सप्ताह से 3 माह में इसमें क्या पड़ती है? गांठ बनती है। ठीक है, एक गांठ बनती है 6 सप्ताह से लेकर 3 माह में, 6 सप्ताह से
3 माह 3 महीने में, ठीक है, एक गांठ बनती है। ओके, गांठ बनती है और ये गांठ बननी ज़रूरी है, इससे घबराना वगैरह नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। 2 से 3 माह तक ये बनी रहती है, उसके बाद ये गांठ सही हो जाती है, बस उसका थोड़ा सा निशान रह जाता है, तो वो कोई इतना ख़राब नहीं लगता है। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 15, किस उम्र में बच्चों को BCG का टीका पुनः लगवाना चाहिए? ठीक है, पुनः लगवाना चाहिए मतलब दोबारा उसको रिपीट करना चाहिए। ए है 3 वर्ष में, बी है 5 to 7 ईयर में, या सी है 6 to 8 ईयर में, या डी ऑप्शन है 10 2 12 मतलब 10 to 12 ईयर में। किस एज में जो है इस टीके को पुनः मतलब रिपीट करना चाहिए, दोबारा लगवाना चाहिए? ठीक है, तो ये 5 से 7 वर्ष में बी ऑप्शन सही होगा, रिपीट करना चाहिए। ठीक है, 5 से 7 वर्ष में BCG का टीका कहते हैं पुनः लगाना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर या लग जाता है, उसके बाद जब रिपीट होता है तो वो 5 से 7 वर्ष में लगता है। अच्छा, ये लगाया कहाँ पे जाता है? तो ये जो टीका होता है BCG का, वो जो हमारा दायां हाथ है ना, दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में ये लगाया जाता है। ठीक है, दायां हाथ या फिर दाईं बाह आपसे को लिखा मिल सकता है। ठीक है, दाईं बाह के मतलब ऊपरी हिस्से में ये टीका लगाया जाता है, मतलब हाथ पे ये लगाया जाता है। ठीक है, किसने खोज की इस टीके की? कॉलमेट ग्योरेन ने इस टीके की खोज की। ठीक है, ये 2 अलग अलग व्यक्ति थे, कॉलमेट अलग थे और ग्योरेन अलग थे, 2 लोगों ने मिलकर टीके की खोज की। क्वेश्चन है 16, DPT का बूस्टर टीका लगाया जाता है। DPT जिसको हम डिप्थीरिया, ठीक है, पेप्टिक अल्सर और टेटनस बोलते हैं। ठीक है, इस टीके को ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन इसको कहते हैं। ये 3रे माह में लगाई जाती है, 4थे माह में, 5वें माह में या 2 वर्ष में। कब लगाई जाती है आपको ये बताना है। तो जो डिप्थीरिया का टीका होता है वो हर व्यक्ति को 3 कंडीशन में लगाया जाता है, एक तो 3रे माह में, 4थे माह में और 5वें माह में। ठीक है, और इसका एक बूस्टर डोज आता है जो 2 साल में लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, बूस्टर टीका कब लगाया जाता है? तो बूस्टर कब लगाया जाएगा? बूस्टर लगाया जाएगा लास्ट में 2 वर्ष में। ठीक है ना, तो ये तीन स्थितियों में ये टीका लगाया जाता है, पहले 3रे माह में, फिर 4थे माह में, फिर 5वें माह में। आप जानते हैं जो नवजात शिशु होते हैं उनके बड़े जल्दी जल्दी टीके लगते हैं, कम से कम 2-1.5 साल तक उनके टीके बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं। उसके बाद फिर स्लो हो जाते हैं, फिर कब 3 साल पे लगता है, फिर 5 साल पे लगता है, फिर तो ज़िंदगी भर कोई ना कोई टीका अगर आप चाहो, जैसे हैजे का टीका है, कभी भी लगवा सकते हो, बड़े उम्र पे भी लगवा सकते हो। हर साल लगाना चाहिए, जहाँ पर दस्त वगैरह ज़्यादा होने की समस्या होती हो जिस क्षेत्र में, तो उन लोगों को हर साल लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा टीके लगते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं नवजात अवस्था में, तो बचपन में ही उनके अंदर ये क्षमताएँ अगर विकसित हो जाएंगी तो आगे तक उन्हें प्रभावित नहीं करेंगी। तो बूस्टर डोज जो होता है DPT का, वो लगाया जाता है 2 वर्ष की अवस्था में। 3 रोगों से लड़ने की ये क्षमता होती है। हमने बताया किससे? डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी। ओके, 3 रोगों से लड़ने की ये क्षमता होती है किसी भी व्यक्ति की। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन DPT टीके में सम्मिलित रहता है? DPT टीके में कौन सा वैक्सीन सम्मिलित रहता है? BCG का, TAB का, टिटनेस का या उपयुक्त सभी? तो अभी तो हमने बताया टिटनेस सम्मिलित इसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि DPT, डी से क्या होगा? डिप्थीरिया के होंगे वैक्सीन्स होगी, या फिर जो P है वो क्या हो जाएगी? पेप्टिक अल्सर, और या फिर जिसको हम काली खांसी भी कहते हैं, वूपिंग कफ, और T से क्या हो जाएगा? टिटनेस। ठीक है, टिटनेस। तो और तो सारे दिए नहीं है, तो टिटनेस यहाँ पर सही होगा। ओके, टिटनेस यहाँ पर सही होगा। और BCG आप जानते हैं कॉलमेट ग्योरेन ने खोजा। TB से मतलब TB यक्ष्मा जिसे भी कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं इसको, TB भी कहते हैं। ओके, तपेदिक भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। इससे हमारी रक्षा की जाती है। 24 घंटे के अंदर ये लगाई जाती है और बाएं हाथ के ऊपरी बाह में ये टीका लगाया जाता है। TAB का जो टीका होता है वो किसके लिए लगाया जाता है? टाइफाइड और पैराटाइफाइड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, टाइफाइड से बचाने के लिए या पैराटाइफाइड से बचाने के लिए कौन सा टीका लगता है? TAB का टीका लगता है। अच्छा, TAB क्यों कहते हैं? TAB के टीके को TAB क्यों कहते हैं, कभी सोचा है आपने? तो देखो, ये 2 तरीके का होता है। जो आपका टाइफाइड का जो टीका लगता है ये 2 तरीके का होता है। एक तो टाइफाइड का ही हो गया, ठीक है, टाइफाइड। एक होता है पैराटाइफाइड। एक क्या होता है? पैराटाइफाइड होता है। ओके, सॉरी, पैराटाइफाइड।
इसमें पैरा लगा है वो खाली सिंपल है। तो जो टाइफाइड होता है ये ए, मतलब भाई पहचान रखोगे ना, पहचान कैसे होगी दोनों के टीके जब एक साथ दिए जा रहे हैं कि कौन सा टाइफाइड का टीका है कौन सा पैराटाइफाइड। तो जो टाइफाइड के वायरस होते हैं उनको ए दे दिया गया नाम, ठीक है, ए नाम दे दिया गया। और जो पैराटाइफाइड हो गए वो उनको क्या बी नाम दे दिया गया। तो टी से तो टाइफाइड हो गया, ठीक है। जो टाइफाइड ए है, ओके, ए है वो किसके वायरस है, टाइफाइड के, और जो बी है वो किसके वायरस है, पैराटाइफाइड के। तो पहचान के लिए TAB इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइफाइड के दोनों वायरस ए भी उपलब्ध है बी भी उपलब्ध है, मतलब टाइफाइड के वायरस भी हैं पैराटाइफाइड के भी वायरस हैं। क्यों? क्योंकि ये वैक्सीन मिला के ही दी जाती है, ये नहीं पैराटाइफाइड और टाइफाइड अलग अलग दिया जाएगा, तो दोनों को मिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी वैक्सीन पर लिखा हुआ होता होगा TAB ए, मतलब टाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी, पहचान के लिए लिखा होता होगा, इसीलिए इसको TAB कहा जाता है, ठीक है, TAB कहा जाता है। ओके, क्लियर हुआ? जैसे इसको नाम दे दिया गया, जैसे 1 और 2 समझ सकते हो, टाइफाइड 1 और टाइफाइड 2, पैराटाइफाइड 2, ठीक है, ऐसे करके, इसीलिए इसको TAB कहा जाता है। ओके, आंसर हमारा सी ऑप्शन था। क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से ये टीका टिटनेस टॉक्साइड से भिन्न माना जाता है। ATS का, टिटनेस वैक्सीनेशन का, या फिर टी है उपयुक्त सभी। जो ATS का टीका होता है टिटनेस का, हमने किस में बताया, DPT में लगाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बचपन में ये टीके, पहले के समय में इतना लोग टीके के लेकर जागरूक नहीं थे, ठीक है, और ना ही लोग जाते थे, जैसे हमारी मम्मी होंगी उनके टीका नहीं लगा होगा, ठीक है, तो इस वजह से लोग जानते नहीं थे। अब ऐसे लोगों को मान लो जल गया है, कहीं लोहे से चोट लग गई है, कुछ भी हो गया है, तो टिटनेस का डर तो इन लोगों को भी होगा। तो जो आपका यहाँ पर टिटनेस टॉक्साइड से भिन्न जो टीका होता है वो कौन सा टीका होता है, वो होता है ATS का। क्यों? ATS का जो टीका होता है उन लोगों को लगाया जाता है जिनको पहले कभी भी जो है टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन नहीं लगा। टिटनेस टॉक्साइड जो हम लगाते हैं, मतलब टिटनेस का टीका उसे कहते हैं। टिटनेस टॉक्साइड किसे कहते हैं? जो टिटनेस का टीका बचपन में लगता है ना, उसको कहते हैं। अब किसी को टिटनेस टॉक्साइड मतलब बचपन में ये टीका नहीं लगा है, ठीक है, अब उसको कहीं चोट लग गई है, लोहे से लग गई है, या जल उल गया है, तो उसमें इन्फेक्शन ना फैले, तो इसके लिए उसके लिए कौन सा टीका, ATS लगाया जाएगा। तो ATS का जो टीका होता है वो टिटनेस टॉक्साइड से भिन्न होता है, ध्यान रखिएगा, अलग होता है। टिटनेस टॉक्साइड आप जानते हो बचपन में लगाया जाता है, टिटनेस से बचाने के लिए DPT के साथ ही लगा दिया जाता है। और अगर ये टीका नहीं लगाया किसी व्यक्ति को और उसको चोट वोट लग गई है, तो उसके लिए ATS का टीका लगाया जाता है। इसका नाम ही होता है एंटी टिटनेस सीरम, ठीक है, एंटी टिटनेस सीरम इसको कहते हैं। ओके, अच्छा, जो कब लगाया जाता है इसकी बात हमने जो DPT में बात की वही इसमें भी सेम हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 का, निम्नलिखित में से पोलियो का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? A है मस्तिष्क पर, B है तंत्रिका तंत्र पर, C है पाचन तंत्र पर, D है ऊपरी आंतों पर। तो जो आपका पोलियो का प्रभाव होता है वो पड़ता है किस पर? तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। पोलियो जो होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टीके की खोज किसने की, मतलब पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो ये की जॉन सॉल्क ने इस टीके की खोज की। ओके, जॉन सॉल्क ने इस टीके की खोज की, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए पल्स पोलियो कार्यक्रम कब आया? पल्स पोलियो कार्यक्रम, ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम हमारे देश में चला था, भारत में, किससे? पोलियो से बचाने के लिए, पोलियो के रोग से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता था, ओरल दवाई पिलाई जाती थी। पल्स पोलियो में क्या होता था, मुंह के माध्यम से दवाई पिलाई जाती थी। तो इसको हम जो कहते थे, क्या कहते थे, मतलब सॉरी, पल्स पोलियो के शुरुआत की बात हो रही, कब हुआ था? तो ये 1995 में हुआ था, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आपसे पूछा जाए 2 अक्टूबर 95, ठीक है, 2 अक्टूबर 1995, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 अक्टूबर। अब बात आती है कि ये भारत को WHO ने पोलियो मुक्त कब प्रमाण दिया? भाई WHO ज़्यादातर प्रमाण देता है ऐसी चीज़ों के, तो ये कब दिया? तो ये समय था 27 मार्च 2014 का। 2014 में भारत क्या हो गया? मुक्त हो गया, किससे? पोलियो से, ठीक है, पोलियो से भारत जो है मुक्त हो गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 20, पोलियो वैक्सीन की खोज कब की गई? 1930 में, ठीक है, 1990 में, या फिर 1957 या फिर 1961 में। तो जो आपकी पोलियो की वैक्सीन जॉन सॉल्क ने खोदी थी, जिसे हम साक वैक्सीन कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो इसको सॉक वैक्सीन या फिर ला भी लगा सकते हो, क्योंकि इनको सॉल्क बोला जाता है, तो इसको सॉल्क वैक्सीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सॉल्क वैक्सीन, क्योंकि सॉल्क महोदय ने खोजा था, ठीक है। तो ये समय पूछा जा रहा है, तो ये समय था 1957 का,
पोलियो के वैक्सीन की खोज की। लेकिन जो अगर बात आती 1961 में क्या हुआ, तो एक वैक्सीन और आई थी, सेबिन्स वैक्सीन। सेबिन्स वैक्सीन ये भी पोलियो से संबंधित थी, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। सेबिन्स वैक्सीन ये 1961 में आई थी, ठीक है। किससे? ये भी पोलियो उन्मूलन से संबंधित थी। ओके, अच्छा, इसकी जो खुराक है, अगर आगे प्रश्न देखती हूँ दिया है, हाँ दिया हुआ है, यहीं पर बात करेंगे। शिशु पोलियो की दूसरी खुराक कितने माह के अंतर पर देनी चाहिए? शिशुओं को 3 खुराकें दी जाती हैं शुरुआत में, ध्यान रखिएगा। पोलियो की 3 खुराकें दी जाती हैं। तो सबसे पहली जो खुराक होती है पोलियो की, वो दी जाती है, यहाँ पर पूछ रहे हैं दूसरी खुराक कितने माह के अंतर पर दिया जाना चाहिए। तो अगर आपसे पहले पूछा जाए कि पहली खुराक जो है कब देनी चाहिए शिशु के लिए, तो पहली खुराक तो आपको जन्म वाले महीने में ही दे देनी चाहिए। मतलब बच्चा आज के दिन अगर पैदा हुआ तो एक महीने के अंदर उसको मिल जानी चाहिए, ठीक है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा यहाँ पर, अगर आपने चेचक का टीका बच्चे को लगवाया है, ठीक है, अगर चेचक का टीका लगाया है तो चेचक के टीके में और इसके टीके में कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के टीके एक साथ नहीं लगाए जाते, चेचक और पोलियो के टीके एक साथ नहीं लगाए जाते हैं, तो दोनों में 15 दिन का अंतर होना चाहिए। तो पहला टीका 1 महीने के अंतर से लगाना, 1 महीने के अंदर ही लगा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा, दूसरी खुराक कब देनी चाहिए? तो दूसरी खुराक का मतलब है कि जो आपने 1 महीने में नवजात को टीका लगाया है उसके 1 महीने बाद, तो भाई 1 माह बाद, ठीक है, 1 माह का अंतर रखना चाहिए। कितना? पहली खुराक आपने जब बच्चा पैदा हुआ उस महीने में दे दी, उसके बाद जब आप दूसरी खुराक दोगे वो भी 1 माह के अंतर से ही आप उसे दोगे, ठीक है ना। 1 माह के अंतर से ही आप उसको दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरी खुराक की अगर बात की जाए तो तीसरी खुराक में क्या होता है, 1.5 माह का अंतर कम से कम होना चाहिए, 1.5 से 2 माह का अंतर, ठीक है, 1.5 से 2 माह का अंतर होना चाहिए। अब बात आती है बूस्टर डोज की। भाई पोलियो का भी बूस्टर डोज जो है दिया जाता है, तो वो आपका 1 साल से 2 साल तक में दे सकते हो बूस्टर डोज, ठीक है। 1 साल से 2 साल तक बूस्टर डोज इसका दिया जा सकता है। क्वेश्चन है 22, निम्न में से कौन सा टीका नवजात शिशु को नहीं लगाया जाता? ए है हैजे का, बी है टाइफाइड का, सी है ए बी व दोनों, डी है केवल बी। तो आपको जो हैजे का टीका है, जो टाइफाइड का टीका है, ये दोनों टीके जो है नवजात शिशुओं को नहीं लगाए जाते। अच्छा, नवजात शिशुओं को नहीं लगाए जाते तो फिर किसको लगाए जाते हैं? बात आए तो नवजात का मतलब क्योंकि होता है न्यूनेट, जो कि हरलॉक ने क्या बताया है, 14 सप्ताह बताइए, ठीक है। वैज्ञानिकों ने 1 साल तक बताई है, कहीं कहीं 1 से 3 साल बताया भी गया, लेकिन ज़्यादातर 1 साल तक के बच्चे को माना जाता है। तो जो हैजे का टीका और टाइफाइड का टीका होता है वो लगाया जाता है आपका कब? 1.5 वर्ष की आयु में, ठीक है। 1.5 वर्ष की आयु तक ये टीका जो है लगाया जाता है, 1.5 या 2 वर्ष, ठीक है, 1.5 या 2 वर्ष की आयु तक जो है ये टीका लगाया जाता है। तो इस वजह से ये नवजात को नहीं लगाया जाता। नवजात का मतलब हो गया बहुत छोटा शिशु, ठीक है, जैसे BCG वगैरह के लगते हैं। तो यहाँ पर ये टीका कब लगाया जाता है? ये 1.5 या 2 वर्ष के अंतर पर लगाया जाता है। जो हैजे का टीका होता है, ये हैजा बीमारी किससे होती है? विब्रियो कॉलोरी से होती है ना, विब्रियो कॉलोरी से होती है। तो इस वजह से, एक सेकेंड, हैजा जो होता है विब्रियो कैलोरी से होता है। तो इसी के जब ये विब्रियो कॉलोरी है, इसी के मरे हुए जीवाणु होते हैं, ये मरे हुए जीवाणु होते हैं। और जब आपको ये हैजे का टीका लगाया जाता है तो कितने दिन लगते हैं अगर पूछा जाए क्षमता विकसित होने में, तो 8 दिन का समय लगता है। 8वें दिन तक ये क्षमता हमारे शरीर में इस रोग से लड़ने की जो है एक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि मरे हुए जीवाणु लिए ना आपने वायरस, अब जब मरे हुए शरीर में जाएंगे तो उन्हें एक्टिव होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, हमारे शरीर के हिसाब से जिंदा होने में उन्हें, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको 8 दिन का लगभग समय लगता है, ठीक है। और इस जो हैजे महामारी सबसे ज़्यादा किस महीने में पैदा होती है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये मई से अक्टूबर के बीच जो होता है, अक्टूबर के बीच ये समस्या ज़्यादा होती है। ख़ास तौर से अगर हम बात करें जो गर्मी का मौसम होता है उस समय ये हैजा होने का बहुत खतरा रहता है। इसीलिए ये टीका हर साल 1 बार लगा लेना चाहिए। 1 साल में आपको गर्मी के दिनों में ये टीका लगवा लेना चाहिए। इसकी क्षमता भी 1 ही साल की होती है। टाइफाइड का टीका आप जानते हो, टाइफाइड 2 तरीके का होता है, एक टाइफाइड होता है, दूसरा पैराटाइफाइड होता है, ठीक है। और कैसे रोग है? ये दोनों ही टाइफाइड जो रोग है खतरनाक है, लेकिन और इनको कहते क्या? संचारी रोग, क्योंकि ये एक दूसरे
में एक दूसरे से फैलते हैं, तो इनको हम संचारी रोग कहते हैं। खासतौर से पानी उनी के माध्यम से ये रोग हमारे शरीर में जाता है, या फिर हम कोई भी गंदा खिलौना वगैरह बच्चे मुंह में रख लेते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो हमारे शरीर में जाते हैं। ये जीवाणु भी कैसे जाते हैं, मरे हुए अवस्था में ही हमारे शरीर में जाते हैं, जिन्हें टाइफाइड ए तथा टाइफाइड पैराटाइफाइड बी जीवाणु कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया TAB अभी हमने बताया था TAB के विषय में, वही है ये। ठीक है, क्वेश्चन 23, खसरा का टीका लगाया जाता है 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में या 9 माह में। खसरा मिजल्स की ही बात हो रही है। पहले क्या होता था, खसरा का टीका अलग से लगाया जाता था। अब क्या होता है, आप जानते हो MMR का टीका आता है। MMR का टीका तो मिजल्स, मम्स और रुबेला, तो जो मिजल्स है इसी को खसरा कहते हैं। तो अब ये ज़्यादातर एक साथ ही लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है खसरे का टीका कब लगाया जाता है। तो इससे संबंधित आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। 1 माह में लगता है, 2 माह में, 6 माह में या 9 माह में। तो यूथ की बुक में एक जगह तो दिया है इसका मतलब 3 माह। ठीक है, 3 माह, लेकिन खसरे का टीका 3 माह में किसी बुक में नहीं दिया हुआ लगता है। तो फिर हम इसको आंसर करेंगे ही नहीं भाई। खाली यूथ की प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन में दिया गया, तो हो सकता है गड़बड़ हो, टाइपिंग एरर हो, धोखे से हो गया हो। ठीक है, क्योंकि जो खसरे का टीका आपको या तो ऑप्शन मिलेगा 9 माह, तो आप इसको टिक करोगे, या 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे 9 से 12 माह, या एक ऑप्शन मिलेगा 9 से 18 माह। ठीक है, 18 माह। तो अब आप देख लेना, जब आपको 9 माह मिले तो आप 9 माह ही आंसर करेंगे, इसके बाद 9 से 12 माह को करेंगे, और उसके बाद 9 से 18 माह को। तो ये 3 टीके माने जाते हैं, क्योंकि पहले खसरा अकेले लगता था तो ये 9 माह में लगता था, क्योंकि अब MMR के साथ लगता है, पूरा मिक्स 3 टीके लगते हैं, तो ये 9 से 18 या 9 से 12 माह में लगता है। ठीक है, तो ये कई ऑप्शन कई जगह कन्फ्यूजिंग है थोड़े, लेकिन मैंने जब बुक को पढ़ा है तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन आप 9 महीने का मानेंगे। ठीक है, खसरे का टीका कब लगता है, 9 माह में ये लगता है, ध्यान रखिएगा। एक डोज इसका लगता है 9 से 12 माह में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, MMR का टीका लगाया जाता है 6 माह में, 9 माह में, 15 से 18 माह में। डी है निम्न में से कोई नहीं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि MMR का टीका कितने माह पर लगता है, आपको ये बताना है। MMR का टीका, तो MMR का टीका कितने महीने पे लगता है, ये भी आपका मतलब अभी हमने बताया जस्ट, खसरे को ही MMR कहते हैं, तो ये भी आपका 15 से 18 माह या फिर 9 माह में ये लगेगा। तो अगर आप आयोग के आंसर के हिसाब से जाएं, आयोग के आंसर के हिसाब से हमने बताया, तब तो आप इसको 9 माह करोगे। ठीक है, 9 माह करोगे, लेकिन आयोग ने ये आंसर ज़रूर दिया, लेकिन अगर आप 15 से 18 माह दोगे तो भी आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप याचिका में इसको दे सकते हो, क्योंकि ये SCRT की बुक में दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा परिषद की ही बुक में दिया गया है ये। ठीक है, 15 से 18 माह, तो आप MMR का टीका 15 से 18 माह भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ये ऑथेंटिक बुक में मिल रहा है। ठीक है, SCRT और NCRT को जो है शिक्षा आयोग जरूर मानेगा, तो आप इसे 15 से 18 माह भी मान सकते हो। तो SCRT में 15 से 18 माह दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से C ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस में और PYQ में कई बार ऐसा होता है, ये लोग गलत ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो इनके ऑप्शन, मान लो आप यूथ का प्रमाण दोगे तो वो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन आप इंटर क्लास की होम साइंस की सरकारी स्कूल की किताब जो होती हैं उनका आप दोगे तो वो मान लिया जाएगा। तो मैंने जो आपको आंसर बताया वही आंसर करेंगे, 15 से 18 माह। ठीक है, क्वेश्चन है 25, हेपेटाइटिस बी का प्रथम टीका लगाया जाता है जन्मोपरांत 6 सप्ताह में, 6 से 9 सप्ताह में, या फिर डी ऑप्शन है 10 वर्ष में। प्रथम खुराक की तो अगर हम बात करते हैं तो ये तो जन्म के तुरंत बाद लगाई जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जन्मोपरांत लगा दिया जाता है। लेकिन अगर बात आती है यहाँ पर दूसरी खुराक कब दी जाती है, भाई पहली तो आपने जन्म हुआ उसके 1 महीने में ही, मतलब उसके जन्म के बाद लगा दी गई, लेकिन दूसरी आप कब लगाओगे, तो दूसरी आप लगाओगे 6 सप्ताह के अंतर पर। ठीक है, 6 सप्ताह की आयु पे लगेगी। अब तीसरी की बात आती है तो 6 से 9 माह की आयु में लगेगी, और इसी की चौथी खुराक जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं वो 10 वर्ष की आयु में लगेगा। ठीक है, तो ये सारी जो भी मैं बोल रही हूँ वो चीज़ भी आपको नोट करनी होगी, तभी आप सफल एक नोट तैयार कर पाओगे। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें लिख के लाना भी ईजी नहीं होगा, मतलब लिख भी लाएंगे तो भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ चीज़ें बोलना भी जरूरी होता है। क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से उग्र प्रवृत्ति का रोग किसे कहा जाता है, टाइफाइड को, पैराटाइफाइड को, ए बी दोनों, या डी है केवल ए। तो जो आपका उग्र, देखो टाइफाइड 2 तरीके का होता है, हमने बताया TAB। ठीक है, टाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी 2 तरीके के होते हैं ना ये। और कैसे रोग होते हैं, संचारी रोग होते हैं। किससे होते हैं ये अगर पूछा जाए तो ये बैसिलस टाइफोसस से होते हैं, बैसिलस टाइफोसस। ठीक है, बैसिलस टाइफोसस से होते हैं, टाइफोसस। ओके, बैसिलस टाइफोसस से ये रोग होता है।
ध्यान रखिएगा। तो ये जो मतलब कह सकते हैं जो ये रोग होता है किसको इफेक्ट करता है, आंत को इफेक्ट करता है। हमारे शरीर की जो आंतें होती हैं उनको ये रोग जो है इफेक्ट करता है और रक्त द्वारा पूरे शरीर में ये प्रवेश कर जाता है। कहाँ पाया जाता है, कहाँ पहुँचता है, आंतों को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो तीव्र होता है वो कौन सा होता है, तो एक्टिव तो दोनों ही होते हैं, लेकिन जो तीव्र होता है वो आपका टाइफाइड होता है। ये ऑप्शन सही होगा। तीव्र रोग कौन सा होता है, वो टाइफाइड होता है। और जो वैसा दूसरा वाला होता है पैराटाइफाइड, ये मंद प्रकृति का होता है। पैराटाइफाइड जो होता है वो मंद प्रकृति का होता है, मतलब थोड़ा कमजोर होता है। सबसे ज़्यादा तीव्र प्रकृति का टाइफाइड होता है, उग्र बोलते हैं इसको। क्वेश्चन है 27, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ए है यकृत, बी है गुर्दा, सी है आंत, डी है तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी आंत। और यहीं पर पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा। ओके। क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से वह टीका जिसको, प्रश्न है निम्नलिखित में से वह टीका जिसको लगाने से 1 वर्ष तक के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। हैजा है, टाइफाइड है, केवल बी या एबा बी दोनों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, एबा बी दोनों। हैजे का टीका और टाइफाइड का, ये दोनों हर साल लगाने चाहिए। कब, लगभग ग्रीष्मकाल, क्योंकि इसी समय में ये समस्या होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। दोनों टीके जो होते हैं हर साल लगाए जाने चाहिए। और जो आपका ये टाइफाइड वाला टीका होता है इसका बूस्टर डोज अगर पूछा जाए कब लगाना चाहिए, तो ये भी 1-2 वर्ष की आयु में ही लगाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से किन अवस्था में टीके नहीं लगना चाहिए। अगर बच्चे का कोई छूत की बीमारी हो, तेज बुखार व उल्टी हो, रक्त कैंसर हो, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सारी कंडीशन है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी हो गई है एक्स्ट्रा, तो कोई टीका उस समय नहीं लगाना चाहिए जब तक वो सही ना हो जाए। तेज बुखार और उल्टी दस्त वगैरह हो रहा है तो भी नहीं लगाना चाहिए। रक्त का कैंसर है तो भी टीके नहीं लगाए जाते। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 31, निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग द्वारा दिया जाता है। खसरे का टीका, MMR का टीका या फिर होगा, यहाँ राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, खसरे का टीका जो होता है इंट्रामस्कुलर मार्ग से दिया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 32, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से कौन, किसकी सुरक्षा करता है। तो ये BCG का टीका है। भाई दिक्कत हो रही इसलिए मैं जल्दी लगा देती हूँ। सबसे पहले मतलब BCG का टीका लगाया जाता है और ये सार्वभौम प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन है 33, DPT से सांस लेने की समस्या, पक्षाघात और हृदय की असफलता हो सकती है। DPT का क्या अर्थ है। तो डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, आप समझ ही गए होंगे, इतनी देर से यही बातें हो रही हैं। क्वेश्चन है 34, BCG एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। BCG का क्या अर्थ है। तो BCG का आप जानते हो क्या होगा, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, इन 2 लोगों ने खोजा है तो इसका यही नाम है। क्वेश्चन है 35, इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है। DPT, BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस। तो ये पोलियो हो गया। अब बात यहाँ पर आती है, प्रश्न तो आज इतने ही है, क्लास लगभग 1 घंटे की हो चुकी है। अब आप इसके बाद PYQ लगाना इस क्लास को देखने के बाद। आपका एक प्रश्न मेरे हिसाब से गलत नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, भाई इतनी लंबी क्लास हो गई, इतने से प्रश्न में कुछ क्वेश्चन अभी बहुत सारे रह भी गए हैं, तो वो हम छोटे छोटे जो प्रैक्टिस सेट लाते हैं या अभी हम लोग जो उस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे पेपर से पहले, 125 की श्रृंखला लाएंगे जो, उसमें क्या होगा, उसमें मिक्स होंगे। तो वहाँ पर सारे टॉपिक पे मैं टिक करती जा रही हूँ, जो जो चीज़ें रह जा रही हैं वहाँ पर उनको इंक्लूड कर लेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।